खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में अंशुमान जी हैं। ये है खर्चा पानी। रोज से थोड़ा अलग दिख रहा होगा आज का खर्चा पानी। अब चुनाव आ रहा है तो चुनाव के भी वीडियो ललन टॉप के आपको देखने को मिलेंगे, तो समझ जाइए तैयारी व्यारी थोड़ी वैसी ही हो रही है ललन टॉप की। और खर्चा पानी में दो तीन चीज़ें हैं। क्या हाल चाल है अंशुमान जी? जी खर्चा पानी के सभी दर्शकों का स्वागत है। सिद्धांत आपका भी स्वागत है। ये तेल और तेल की कीमतें और तेल का आयात जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। रोज़ हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपको बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, जो कच्चे तेल, क्रूड, पेट्रोल, डीजल की कीमतों के आसपास घूमता रहता है। और इस बार की आज की भी हमारी बड़ी खबर वहीं से निकलती है। और आज बड़ा अपडेट है ये। अपडेट जो है तेल की कीमतों को लेकर बड़ा अपडेट है। तो हमारे पास तीन खबरें हैं आज के खर्चा पानी में डिस्कस करने के लिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर एक खबर है जिस पर हम बातचीत करेंगे, थोड़े विस्तार से बातचीत करेंगे। और उसके अलावा दो छोटी खबरें हैं। पहली खबर है, दो छोटी खबरों में जो पहली खबर है वो कुछ और एयरपोर्ट्स अब जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से किसी प्राइवेट हैंड्स में जाएंगे, उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। और तीसरी खबर व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर है, तो वहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग की हम आशा करते हैं कि हम बातचीत में उस डिटेलिंग को लेकर आ सकें। पहली खबर पेट्रोल और डीजल को लेकर। बहुत दिनों से दाम बढ़े हुए हैं, कई राज्यों में 100 रुपए के ऊपर प्रति लीटर के दाम जा चुके हैं। सरकार के क्रूड ऑयल को कभी आरोप जाते हैं तो कभी जाते हैं कि जाड़ा पड़ रहा है। लेकिन इस बीच में खबर आती है कि मिडिल ईस्ट ने, सऊदी अरब ने सरकार से कहा कि साहब आपने जो पिछली बार हमसे कच्चा तेल खरीदा था उसका सस्ता था, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। सरकार किस आधार पर यह निर्णय लेने जा रही है कि सरकार अब अगले महीने सऊदी अरब से कच्चा तेल नहीं लेगी, वो यूएस से या ऑन स्पॉट बाइंग करेगी। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका से संबंध सुधारने की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है। मेरे एक दो सवाल हैं कि क्या यूएसटीआर की रिपोर्ट, जो इस पर हम लोग दो बार डिस्कशन कर चुके हैं, क्या यूएस की टीआर की रिपोर्ट जिसमें बार बार इंडिया को फ्लैग किया गया है, इंडिया की पॉलिसीज़ को फ्लैग किया गया है, क्या उसका प्रभाव हो सकता है ये, और इसका प्रतिफल क्या होगा आने वाले समय में? सिद्धांत, ये पूरी खबर कहाँ से शुरू हुई और ये पूरी सूचना या ये पूरी चर्चा कहाँ से निकली, वो इस बात से हुई कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो भारत में कच्चे तेल का आयात करता है, सबसे बड़ा आयातक है, और उसके वो जो इंपोर्ट करता है वो रिफाइनरीज को जाता है, उसने अप्रैल मई की लोडिंग के लिए, अप्रैल मई की रिफाइनरी के लिए एक नया टेंडर फ्लोट किया बाजार में। और वो जो टेंडर फ्लोट किया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उस टेंडर में जो क्रूड मांगा गया वो वेस्ट अफ्रीका से मांगा गया, अमेरिका से मांगा गया और मिडिल ईस्ट के अन्य देशों से मांगा गया। इस खबर के बाद जब सरकार के हलकों के बीच चर्चा शुरू हुई, बाजार के भीतर चर्चा शुरू हुई, तो ये इस बात के स्पष्ट संकेत मिले कि भारत अब सऊदी अरब से, खासतौर से सऊदी अरब से कच्चे तेल की जो आपूर्ति है उसको थोड़ा सीमित करेगा और अन्य बाजारों की तरफ देख रहा है। अब इस खबर के इतने आयाम हैं और ये बहुत दिलचस्प और पेचीदा खबर है। इसका एक आयाम पेट्रोल डीजल की कीमतों से जुड़ा हुआ है, कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ा हुआ है। दूसरा आयाम इसका द्विपक्षीय संबंधों से, भारत और सऊदी अरब के संबंधों से और अमेरिका के संबंधों से जुड़ा हुआ। और तीसरा आयाम इसकी पूरी इकोनॉमिक्स से समझना जरूरी है। क्रूड ऑयल को लेकर सऊदी अरब और सरकार के बीच गहरी असहमति है। भारत सरकार ये कहने की कोशिश कर रही थी ओपेक देशों से, जिनमें सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है और कि कच्चे तेल की कीमतें कम की जाएं। किसी एक देश की मांग पर ओपेक देश अपने कच्चे तेल की कीमतें कम नहीं करेंगे, पूरा यूनियन है, कम नहीं करेंगे और उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं भारत ने कूटनीतिक तौर पर सऊदी अरब को किनारे करने के लिए एक ऐसी रणनीति की तरफ बढ़ने की कोशिश की जिसमें सऊदी अरब से तेल का आयात कम किया जाए और बाकी जगह से मंगाया जाए। अब आंकड़े हमें ये बताते हैं कि भारत सऊदी अरब पर पूरी तरह कच्चे तेल के इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट नहीं है। भारत सबसे ज़्यादा तेल का आयात इराक से करता है।
क्रूड का सबसे ज़्यादा आयात इराक से करता है। दूसरे नंबर पर पहले ही अमेरिका पहुंच चुका है। यानी पिछले सालों में जिस तरह से भारत की क्रूड इंपोर्ट बास्केट बदली है, उस क्रूड इंपोर्ट बास्केट में अमेरिका से आने वाला तेल, एक दौर में वो इतिहास है तेल का मिडिल ईस्ट का, जब अमेरिका बड़े पैमाने पर तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर था और फिर उसके बाद फ्रैकिंग हुई और अमेरिका ने अपना तेल खोज लिया और उसके भंडार मिलने के बाद अमेरिका तेल के इंपोर्टर की जगह तेल का एक्सपोर्टर हो गया। और इसने पूरी दुनिया में भू राजनीतिक तौर पर जियोपॉलिटिकली बहुत सारे इक्वेशंस चेंज कर दिए। ऑयल दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कमोडिटी रही है और उसने दुनिया में युद्ध कराए हैं, उसने दुनिया में राजनीतिक संबंध बनाए और बदले हैं। भारत का तीसरा जो सबसे बड़ा सोर्स है वो नाइजीरिया है और चौथा सबसे महत्वपूर्ण सोर्स सऊदी अरब है। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि सऊदी अरब इस पर भारत अकेले निर्भर नहीं था कच्चे तेल के आयात के लिए, इराक, नाइजीरिया और अमेरिका से मंगाता था। अब ये जो फैसला नया लिया गया है कि अगला जो टेंडर आएगा, अप्रैल तक के तो टेंडर हो चुके हैं और उन टेंडर्स में आईओसी क्रूड का इंपोर्ट कर चुका है, पर जो अगले टेंडर होंगे उसमें भारत सरकार सऊदी अरब से कच्चे तेल की आपूर्ति को में कटौती और उसे कम करना चाहती। सीधा संकेत है कि यदि आप हमें कच्चा तेल सस्ता उपलब्ध नहीं करा सकते, कच्चे तेल की कीमतें नहीं घटा सकते, तो हम दुनिया के बाकी बाजारों में जाएंगे। अब प्रत्यक्ष रूप से देखने में ये बड़ी खबर लगती है, पर क्या इससे एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या अन्य बाजारों से अगर कच्चा तेल सस्ता मिलता है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी? हाँ, मेरा एक और सवाल है कि यहाँ पे इसमें एक सवाल ये भी जोड़ दूं, क्योंकि भारत का सऊदी अरब से बहुत कच्चा तेल बहुत कम ही मंगाता भी था। हाँ। वो 19% या 16% 19% के आसपास था। हाँ। उसका इंपोर्ट वो बहुत ज्यादा था भी नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि वो बहुत बड़ा नहीं, पर ये कूटनीतिक तौर पर बड़ा संकेत है। भारत सऊदी अरब के तेल पर उतना डिपेंडेंट नहीं है। जो मैंने आपको प्रोफाइल बताया इंडिया के क्रूड इंपोर्ट बास्केट का, उसमें बड़ा हिस्सा इराक है, अमेरिका और नाइजीरिया है जो पहले से ही है। सऊदी अरब के तेल पर भारत की उतनी बड़ी निर्भरता नहीं है, थी पहले से भी। पर यह कूटनीतिक संकेत देने की बात थी कि भारत सरकार ने सऊदी अरब से या बाकी देशों से कहा कि वो तेल की कीमतें घटाएं, और उन्होंने नहीं किया तो उसके लिए भारत सरकार स्पॉट मार्केट की तरफ, अफ्रीका की तरफ, कनाडा की तरफ जा रही है, जहां से वो कच्चा तेल खरीदने की कोशिश करेगी। बाजार खुला है, आप कहीं से भी पेट्रोल क्रूड खरीद सकते हैं। पर इससे सबसे बड़ी जो बहस शुरू हो रही है और जो चर्चा पेट्रोलियम इंडस्ट्री के भीतर, कल मेरी कई लोगों से बातचीत हुई इस संदर्भ में, जो पेट्रोल इंपोर्टर हैं, जो इंडियन ऑयल से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं, कि क्या इस रणनीति से भारत में सस्ता कच्चा तेल आ पाएगा और कीमतें कम हो पाएंगी? इसका भी जवाब बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कच्चा तेल आप कहीं से भी खरीदें, किसी भी बाजार से खरीदें, बेंचमार्क प्राइस एक ही होता है। ऐसा नहीं होता कि बेंचमार्क प्राइसेस अलग अलग हो जाए, जब तक कि आपको किसी विशेष अनुबंध के तहत सस्ता कच्चा तेल ना मिले, आपको एक स्पेशल डील का हिस्सा ना हो। हाँ, जैसे कि हमने पहले ऑयल वर्सेस फूड की डील्स की चर्चा हुई थी, जिसपे काफी विवाद भी हुआ था। तो जब आप ओपन मार्केट से बाजार से खरीदते, और अब तो सरकार स्पॉट में खरीदने जा रही है, यानी खुले बाजार से खरीदेगी, जो कीमत लगी वो लेनी पड़ेगी, जो कीमत वहां उपलब्ध होगी उस कीमत पर ही तेल आएगा। पहली चीज समझना जरूरी। दूसरी चीज है कि भारत में तेल की प्राइसिंग अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क से होती। ओएनजीसी या ऑयल इंडिया भी भारत में जो तेल निकालते हैं, जो भी थोड़ा बहुत 15-16% कच्चा तेल हम अपने डोमेस्टिक सोर्सेज से, घरेलू स्रोत से निकालते हैं, उनकी भी प्राइसिंग अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत पर होती है। भले ही उनकी कीमत $30 $40 पर बैरल हो, पर ओएनजीसी को जिस भाव से पैसा मिलता है वो वही भाव होता है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से आता है। तो कूटनीतिक रूप से अगर आप देखें तो यह फैसला सऊदी अरब को संकेत देने के लिए, भारत की ताकत दिखाने के लिए, ओपेक को ये इशारा करने के लिए कि दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो आपसे बाईपास कर रही है, उसके लिए। पर तुरंत इसका कीमतों पर कोई असर आएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें पूरी दुनिया में एक लेवल पर बेंचमार्क होती हैं। तो चाहे आप सऊदी अरब से उठाइए, या आप नाइजीरिया से उठाइए, या आप रशिया से लीजिए, या आप वेनेजुएला से लीजिए, या ब्रुनेई से लीजिए, तेल की कीमत तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होगी, वही कीमत आएगी। तो क्या प्रत्यक्ष रूप से इस फैसले का असर तेल की कीमतों में पड़ेगा कि नहीं, हमारे तेल की कीमतों पर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, यह बात हमें समझना जरूरी है। दूसरी चीज यह है कि भारत की रिफाइनिंग कंपनीज के लिए यह जरूर है कि अगर उन्हें कच्चा तेल थोड़ा सस्ता मिलता है तो उनके मार्जिन्स में थोड़ी बढ़ोतरी या बेहतरी आ सकती है। लेकिन वो जो बढ़ोतरी और बेहतरी आएगी, इनके मार्जिन्स बेहतर होंगे, क्या उसे वो पास ऑन करेंगे कि नहीं? अब पूरी जो पेट्रोल डीजल की कीमतों की बहस है वो फिर वापस घूमकर वहीं लौट रही है जिस पर हम बार बार चर्चा करते रहे हैं कि टैक्स।
अल्टीमेट जिम्मेदारी सरकार पर आती है दाम को कम करने की। अल्टीमेट जिम्मेदारी इस बात पर है कि दाम कम इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आप कच्चा तेल सऊदी अरब से खरीदें या नाइजीरिया से खरीदें या अमेरिका से खरीदें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इस बात से पड़ने वाला है कि पेट्रोल डीजल पर इतना टैक्स क्यों है। और मतलब जो प्रति लीटर का दाम चुका रहा है उसके लिए इस खबर का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस खबर का मतलब हमारे लिए इसलिए है क्योंकि भारत अपने क्रूड इंपोर्ट की बास्केट में चेंज करना चाहता है, जिसके अपनी स्ट्रेटेजिक असर हैं, रणनीतिक संकेत हैं मिडिल ईस्ट के देशों के लिए, सऊदी अरब के लिए। अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ाकर, जैसा आपने कहा कि शायद रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका से थोड़ा क्रूड का इंपोर्ट बढ़ाया जाए और अमेरिका एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो। इसे आप अलग अलग तरीके से अलग अलग राजनीतिक संदर्भों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इस फैसले में मतलब वो जो एक टेंडर आईओसी का फ्लोट हुआ जहां से ये पूरी खबर उठी और बाद में इसके अलग अलग परतें खुलती चली गई, अप्रैल मई का जो टेंडर था, वो टेंडर कूटनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से तो बहुत सारे संकेत देता है, पर आपकी हमारे जीवन पर हमें जो पेट्रोल डीजल मिलेगा या जो हमें पेट्रोल पंप पर जाकर, गैस स्टेशन पर जाकर जो पेट्रोल डीजल भरवाना होगा, उसकी कीमतों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा कि अगर सऊदी अरब से आप तेल मंगाना कम कर दें और उसकी जगह अमेरिका से तेल मंगाने लगें, क्योंकि वो कीमतें कम करने के लिए तो टैक्स कम करना होगा। और अब यहाँ हम याद दिलाना चाहेंगे कि कल ही खर्चा पानी में हमने बात की थी कि वित्त मंत्री ने कही दिया है कि हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे, पेट्रोल डीजल को नहीं लाएंगे, एक्साइज ड्यूटी और वैट लगते रहेंगे अभी तक। दूसरी खबर प्राइवेटाइजेशन को लेकर है। कुछ दिनों पहले ललन टॉप पर एक खबर आई थी, ललन टॉप शो में, वो इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी विस्तार से प्रकाशित हुई थी, उसको हमने ललन टॉप शो में भी कैरी किया था। एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर थी, उसमें एक आध खास कंपनियों के प्रभुत्व की बातें थी। कुछ और एयरपोर्ट्स के नाम अब सामने आ गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट है। कुछ कंपनियां हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो बहुत बड़ी कंपनी है, भारत के सारे एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है। उसने 6 और एयरपोर्ट्स के नाम गिनाए हैं कि ये एयरपोर्ट्स भी अब प्राइवेट हाथों में जाएंगे। कौन कौन से एयरपोर्ट हैं? भुवनेश्वर, बनारस, अमृतसर, रायपुर, इंदौर और त्रिची। ये प्राइवेटाइजेशन के लिए जा रहे हैं। इसके पहले ही जयपुर, लखनऊ और तमाम एयरपोर्ट जा चुके हैं। इस फैसले में एक महत्वपूर्ण बात है, प्राइवेटाइजेशन, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन पर हम लगातार चर्चा करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन एयरपोर्ट्स का नाम आपने जिक्र किया, जैसे हम दोहरा दें कि भुवनेश्वर है, वाराणसी है, अमृतसर है, रायपुर है, इंदौर और त्रिची है, इसमें जो स्ट्रेटेजी सरकार अपना रही है वो ये है कि जो फायदे वाले एयरपोर्ट हैं उनके साथ एक नुकसान वाले एयरपोर्ट को बंडल किया जाए जी। यानी यदि बिडर फायदे वाला एयरपोर्ट खरीदना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए आप वाराणसी के साथ कुशीनगर और गया को क्लब किया गया है, तो ऐसे अगर मान लीजिए वो भुवनेश्वर खरीदना चाहता है जो फायदे वाला एयरपोर्ट है, तो उसके साथ उसको झारसुगुड़ा या कोई छोटा दूसरा एयरपोर्ट भी खरीदना पड़ेगा। ये इस रणनीति के साथ एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा जा रहा है। ये पिछली बार की रणनीति से डिपार्चर है या बदलाव है। जब पिछली बार सरकार ने छोटे एयरपोर्ट्स को, मतलब जो महानगरों के बाद दूसरे BC टाउन्स के एयरपोर्ट थे जिनमें अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम थे, उनको जब प्राइवेटाइज किया था, उन एयरपोर्ट्स में या निजी भागीदारी दी थी, तो उनके साथ जो गैर मुनाफे वाले या नुकसान वाले एयरपोर्ट थे उनको नहीं जोड़ा गया था। यह पॉलिसी का बड़ा शिफ्ट है और इस पॉलिसी के आधार पर आप ये देखेंगे कि सिर्फ यही 5-6 बड़े एयरपोर्ट नहीं, जिसमें रायपुर, अमृतसर, वाराणसी, बल्कि बहुत सारे और दूसरी और सी क्लास टाउन के भी जो छोटे एयरपोर्ट हैं, जहां अभी ATR उतरते हैं या जहां हफ्ते में 2 या 3 फ्लाइट होती हैं, जहां बड़े जहाज नहीं उतरते, उन्हें भी इसका हिस्सा बनाया जाए। ये काफी एक प्लॉजिबल प्रोजेक्ट है कि आपको अगर बनारस ले रहे हो तो कुशीनगर और गया को भी लेना पड़ेगा। लेकिन अब कंपनियां उसमें बिड करेंसी कि नहीं करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। मेरे ख्याल से अंशुमान जी, देखिए, अगर इस तरह की क्लबिंग होती है, जिस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जा रहा है, जैसे नाम आए हैं आज की रिपोर्ट में, जैसे मुझे बार बार वाराणसी का एयरपोर्ट का नाम क्यों ले रहे हो, क्योंकि एक तो मेरा अपना है कि मैं बनारस से हूँ, और दूसरा मुझे याद रह गया है कि गया में कोई भी इंटरेस्टेड होगा, बनारस के एयरपोर्ट में कंपनी इंटरेस्टेड होगी ही होगी, वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, गया से भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। तो अलग अलग, अब जैसे मान लीजिए कांगड़ा एयरपोर्ट को अमृतसर के साथ अब क्लब किया जा रहा है, जलगांव को रायपुर के साथ क्लब किया जा रहा है, जबलपुर को इंदौर के साथ क्लब किया जा रहा है, सलेम को त्रिची के साथ क्लब किया जा रहा है। तो ये जो क्लबिंग है, ये स्ट्रेटजी ये है कि कंपनियां अच्छी एसेट्स चुनकर ना निकल जाएं।
जो प्रॉफिट मेकिंग एसेट्स हैं उनको चुनकर नहीं, जो प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट्स हैं जहां हाँ अच्छा कि साहब लॉस वाला पड़ा हुआ है, आप जहां प्रॉफिट था वहीं पे आप ये एक समझदारी भरी रणनीति है, जिस रणनीति में कोशिश यह है कि यदि आप एक प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट जैसे वाराणसी उठा रहे हैं या भुवनेश्वर उठा रहे हैं या अमृतसर ले रहे हैं तो कांगड़ा लेना पड़ेगा, तो आप कांगड़ा भी लीजिए, क्योंकि कांगड़ा घाटे वाला एयरपोर्ट है, वहां ट्रैफिक कम है। इस रणनीति के जरिए सरकार, अगर यह रणनीति सफल होती है सिद्धांत, तो जो बड़ा पिक्चर, जो मैक्रो पिक्चर हमको मिलता है कि अगले 1.5 साल के अंदर भारत के अधिकांश एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो जाएंगे। हाँ, प्राइवेट हाथों में होंगे, छोटे भी, मझोले भी, बड़े तो हो ही चुके हैं। और बड़े एयरपोर्ट्स में सरकार अपनी सारी इक्विटी बेचने जा रही है, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली में सरकार अपनी हिस्सेदारी, जो भी बची खुची हिस्सेदारी है 24%, 26%, उसे बेचने जा रही है। तो हम शायद अगले 1-2 साल में भारत में सारे हवाई अड्डों का, जहां जहां पर कॉमर्शियल फ्लाइट्स जा रही हैं, उन हवाई अड्डों का बड़े पैमाने पर निजीकरण देखेंगे। अब ये प्रक्रिया किस तरह से कितनी सफल होती है, वो उन एयरपोर्ट्स का भी देखेंगे जो खबरों से और फ्लाइट शेड्यूल से बहुत बाहर रहते हैं। बाहर या कम फ्लाइट से रायपुर से झारसुगुड़ा के लिए एक फ्लाइट है, या कांगड़ा के लिए 1-2 फ्लाइट्स हैं। और ये एयरपोर्ट भी चूंकि इसलिए तैयार हुए थे कि जब उड़ान स्कीम आई थी तो उनके जरिए इनमें फ्लाइट शुरू की गई थी, जो स्कीम पूरी तरह सफल नहीं हो पाई और उसके बाद कोविड का लॉकडाउन आ गया। तो वैसे ही जब बड़ी कमर्शियल सेक्टर्स पे फ्लाइट्स बंद हो गई तो छोटी फ्लाइट्स का तो फ्यूचर ही ब्लीक था। उड़ान स्कीम वो स्कीम थी जिनके तहत सरकार का कहना था कि एयर फेयर्स को इतना एक्सेसिबल, इतना लो बनाया जाए कि लोग ट्रेन के बजाय एयर ट्रेवल को प्रेफर करें। तो ये एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का अपडेट है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन लोग आएंगे। अभी फिलहाल और भी एक चर्चा जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के साथ हलकों में तैर रही है कि एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन करते समय ये ध्यान रखा जाए कि एक ही कंपनी को सारे एयरपोर्ट ना मिल जाए, उसका एकाधिकार ना हो जाए। इस पर भी सरकारी हलकों से कुछ जानकार लोग, कुछ महत्वपूर्ण लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि हम सरकार के एकाधिकार से निकले और प्राइवेट मोनोपोली में मतलब कि कंपटीशन बना रहे। ये एक्सप्रेस की रिपोर्ट, जिसका मैंने हवाला दिया था, उस रिपोर्ट में भी ये बात थी कि कई कमेटियों ने ये रेड फ्लैग लिया था कि साहब कंपटीशन बना रहना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि सारे एयरपोर्ट्स एक कंपनी को ऑपरेशन के लिए और एक कंपनी को ही उसके रनिंग के लिए ना दे दिया। और ये चर्चा तब उठी जब हमने देखा कि पिछले राउंड की बिडिंग में अडानीज को मैक्सिमम एयरपोर्ट मिले और उसके बाद फिर मुंबई एयरपोर्ट में भी अडानी एयरपोर्ट को निर्णायक हिस्सेदारी मिल गई। उसके बाद सरकार की कमेटियों के बीच में चर्चा शुरू हुई है। तीसरी खबर हमारी और आपकी गाड़ियों से जुड़ी है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, खर्चा पानी के शुरुआती कुछ एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया था, बजट में घोषणा हुई थी और उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पे क्या हो सकता है। कुछ न कुछ रूपरेखा अब सामने आने लगी है। मुझे याद आता है कि उस डिस्कशन में हमने ये बात की थी कि मैंने पूछा था कि क्या अंशुमान जी ऐसा हो सकता है कि फिटनेस टेस्ट किया जाए और फिटनेस टेस्ट के बाद बोला जाए कि फिट नहीं है साहब, इसको स्क्रैपेज में डाला जाए। तो आपने कहा था कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। अब नितिन गडकरी जो कह सकते हैं हाल फिलहाल में लोकसभा में, और जैसी बातें आ रही हैं खबरों में, यही होने वाला है। कमर्शियल व्हीकल को 15 साल के लिए फिट रखा जाएगा, फिटनेस टेस्ट में फिट माना जाएगा, और पर्सनल व्हीकल को 20 साल के लिए और फिटनेस टेस्ट होगा। फिटनेस टेस्ट में अगर नहीं पास होते हैं तो स्क्रैपिंग के लिए जाइए। इसके अलावा वो 1 करोड़ वाली बात बड़ी सही है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। कौन बात की, क्या बात है वो बताइए। ये पॉलिसी की घोषणा अभी चल रही है। जब हम लोग इसको शूट कर रहे हैं तो संसद में इस पर चर्चा चल रही है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीजें जो उन्होंने कहा दिया है कि टोल हटाएंगे और सारा डिजिटली टोल कलेक्ट करेंगे। ये बात हो तो उसमें 2 चीजें व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर जो अभी तक आई हैं हाईलाइट्स में, वो ये हैं कि एक तो नई कार खरीदने पर अगर आप अपनी ओल्ड कार स्क्रैप करते हैं तो कंपनियों से कहा जाएगा कि वो 5% का इंसेंटिव दें। ये लगभग वैसा ही है कि आप पुरानी बैटरी लेके जब बेचने जाते हैं तो खरीद के नई बैटरी देते समय, या पुराना टायर लेके जाते हैं तो आपको एक इंसेंटिव देता है। तो एक तो स्क्रैपेज को इंसेंटिवाइज करने की घोषणा इस पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यह है कि अगर कोई कंपनी अपनी कार में खराबी के कारण उसे रिकॉल करती है, हमने पिछले 3-4 सालों में बहुत सारी कंपनियों को पूरी दुनिया में कारों में टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण कार को रिकॉल करते हुए, कार को वापस मंगाते हुए, उसे ठीक करके दोबारा देते हुए है। अगर कोई कंपनी रिकॉल करती है तो उसे 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। ये बात इस वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी में
में इसकी की संभावना आने की, उसकी घोषणा शायद आज शाम तक होगी विस्तार से। इसके अलावा स्क्रैपेज पॉलिसी में बाकी वही सारे आयाम हैं जिनका संकेत पहले से दिया गया था। इंसेंटिवाइज करने की बात नहीं है। इसके अलावा टोल को पूरी तरह डिजिटाइज करने की स्कीम पहले से चल रही है फास्टैग आने के बाद। अब इस पॉलिसी के बाद हमें ये स्पष्ट होगा कि भारत की जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, एक पॉलिसी आने के बाद फिर वो ये समझने की कोशिश करेंगी कि उन्हें किस तरह से वाहनों का प्रोडक्शन करना है और आगे ले जाना है। भारत में कितने वाहन ऐसे हैं जो अभी 15 साल 20 साल की सीमा से ऊपर हैं। अब ये नई बहसें शुरू होंगी कि किन के पास ऐसी कारें जो 20 साल से ऊपर हैं, और इसकी कट ऑफ डेट क्या होगी। सरकार को घोषित करना होगा कि फला तारीख से इस तारीख से ये 20 साल की सीमा लागू होगी। तो अब हम 3 तरीके के रीसेट इस पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखते हैं, इसकी रोशनी में जो बड़ी पिक्चर बनती। पहला रीसेट ये कि पॉल्यूशन के नए स्टैंडर्ड आने के बाद कमर्शियल व्हीकल्स में तो नए स्टैंडर्ड आ गए हैं BS4 उसके बाद के, तो कंपनियां पुराने वाहन स्क्रैप कर रही हैं। नई स्क्रैपेज पॉलिसी आ जाने के बाद सरकार जिस दिन से कट ऑफ डेट घोषित करेगी उस दिन से पुराने वाहनों को सड़क से हटाना होगा और उनकी जगह कितने लोग नए वाहन लेंगे और कितनी डिमांड आएगी, दूसरी चीज़ देखने वाली होगी। और तीसरा रीसेट ये है कि जो बहस पहले डीजल और पेट्रोल के कारों के बीच में चल रही थी कि डीजल की कारें ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं, पेट्रोल की कारें कम पॉल्यूट करती, क्या उस मिक्स में कोई बदलाव आएगा, ये हम देखेंगे। क्योंकि अब वाहनों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल का इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो पेट्रोल का या डीजल का, उनकी एक एक्सपायरी डेट तय कर दी गई है, उनकी एक तारीख तय कर दी गई है। तो इस स्थिति में क्या कंपनियां वापस, जिन्होंने डीजल की कारों के प्लान शेल्व कर दिए थे, उनको दोबारा वापस लेकर आएंगे। ये 3-4 चीज़ें देखने वाली होंगी। ऑटोमोबाइल उद्योग इस पॉलिसी के बाद रिएक्ट करेगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा और कैसे वो अपने प्रोडक्शन प्रोफाइल में बदलाव करेगा, इस पर हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे जब अपडेट्स आएंगे तब। और ये था हमारा आज का खर्चा पानी। क्या राय है आपकी, ज़रूर बताइएगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं हूं, साथ में अंशुमान जी हैं, कैमरे के पीछे है मिथिलेश। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।